अवार्ड इतने आने शुरू हुए, मेरी इस तरह बढ़ गई, मैंने अवार्ड लेने के लिए आदमी रख लिए वाह। कि भाई साहब अगर नॉर्थ इंडिया में अवार्ड होगा तो आप लेंगे, साउथ इंडिया में आप। लोग मिलते थे, भाई साहब मैं ही ले लूं। मैंने कहा उस पर नाम ना लिखा हो तो अवार्ड भी अपने यहाँ रख लेना, नाम लिखा हो तो भेज देना। जब मुझे यूनेस्को, जब मुझे जापान गवर्नमेंट इस तरह के अवार्ड मिलने शुरू हुए, मैं बहुत देर तक मैं इस डाउट में रहा कि ये सच में मेरा ही नाम है ना। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उस काम का प्रतीक बन जाए 100% उसको। ये वो नहीं होता कि ऑफिस लाइफ कर लाइफ। हमने कॉमर्स ले ली, 2 साल 12वीं तक पढ़ा, मुझे ये समझ नहीं आया डेबिट में आता है या डेबिट में जाता है। एक पीरियड में टीचर कहे व्हाट डेबिट मींस व्हाट गोज आउट, याद कर लो। और अगले पीरियड में डेबिट मींस व्हाट कम्स इन। मैं कहा सर पहले आप तय करके बताओ करना क्या है। टीचर लग पड़ा, ऐसे ये एप्पल, फोटो ऐसे एप्पल, ये फोटो। वो बच्चा बेचारा मजबूरी में उस एप्पल को याद कर लेता है। और सेंट्रलाइज रेगिस्तान के बच्चे का भी ए से एप्पल ही है। अरे ए से कोई और फल भी तो होता होगा वहां पर रेगिस्तान में, सही बात। है ना जी। तू भी एप्पल याद कर ले भाई, वो हिमाचल वाले का एप्पल ठीक है, इस रेगिस्तान वाले का एप्पल कैसे है? गोवा वाले में तो एप्पल नहीं होता ना भैया, सभी ए से एप्पल ही करेंगे। ये कौन सा है? और ये जो 300 साल से एजुकेशन चल रही है, लगातार बजती घंटी, 6 घंटे की कैद, साग साग भाजी की तरह क्लासिफिकेशन, सिर्फ समझना नहीं है, जो कहा है मानने का एजुकेशन। कोई दूसरा आपको आलम्बन देगा, वो डायरेक्शन देगा, कहीं आप हेडलेस ओबीडियंट सर्वेंट तो नहीं पैदा कर रहे। लोहा आप लेती हो कम अच्छी क्वालिटी का ले लेती हो, खुश हो। आपको पता लोहा लोहे के चरित्र में है, कुत्ता कुत्ते के चरित्र में है, बिल्ली बिल्ली के चरित्र में है, इंसान का ही नहीं पता भाई साहब। मंगलवार को कहता है मीठ नहीं खाऊंगा, बुधवार को बोले सब कुछ खा जाऊंगा। भाई ये तो और मुझे भी समझ में नहीं आता। मतलब कुछ भी कब भी कुछ कर सकता है। हाँ। 6वीं से 8वीं तक पढ़ाई करी, 2 ऐसे आते थे, माई बेस्ट फ्रेंड माई पेट एनिमल। और अच्छा। टीचर कितना अच्छा था, कहता तिमाही में रमेश का नाम लिखना बेस्ट फ्रेंड में, छमाही में महेश का लिख देना, और नमाही में कुछ और लिख देना। मैं घर पहुंचा, मेरी माँ ने दरवाजा खोला, जो बच्चा 100-105 किलो का गोल सा बिल्कुल गुलगुले सा बच्चा, वो बच्चा काला पतला, मुंह सूखा हुआ, वर्दी में। मेरी माँ ने मुझसे पूछा किससे मिलना है बेटा? पहचान ही नहीं पाई। पहचान नहीं पाई। मैंने कहा माँ आपसे मिलना है। वो रोने लगी कि अगर आप कमजोर हो तो भागने से प्रॉब्लम नहीं हटेगी, क्योंकि जहां पहुंचोगे ना, प्रॉब्लम दूसरी शक्ल में आपका इंतजार कर रही सही बात है। हाँ। है। आज की प्रॉब्लम ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो एआई के पास आ गया। हम्म। अच्छा आपसे ज्यादा ज्ञानी एआई है। सही बात है। हाँ। आज की प्रॉब्लम क्या है? संबंध का ना होना, सेल्फ अवेयर का ना होना, जिम्मेदार ना होना, कर्तव्यहीन बच्चों को होना, कोई चरित्र नहीं है, राष्ट्रीय चरित्र नहीं है। सही बात। प्रॉब्लम ये है। वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ स्टडी एंड लर्न बियॉन्ड एकेडमिक्स। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर, मुनि इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल और फाउंडर और टेडेक्स स्पीकर भी। सर थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, आपके पास कोई स्टोरी है वहां की जो आप शेयर करना चाहेंगे? बहुत हास्यास्पद स्टोरी है, बताइए सर। क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल से तैयार होके आया था, और इंग्लिश बोलते लोग ना मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और हमारे टाइम में इंग्लिश बोलना, क्योंकि मैं छठी में जब आया, 1ली से 5वीं उधर करमपुरे में स्कूल था, प्राथमिक स्कूल। मुझे ये नहीं पता लगा कब मैं 5वीं में आया, मास्टर जी को पता था, क्योंकि हम तो सेम क्लास में बैठते थे। मास्टर जी बताते थे दूसरी में आ गए, तीसरी में आ गए, मुझे तो पता चला कि भाई साहब उनको पता था। 5 साल बाद उन्होंने कहा पास हो गए, अब आप छठी में आ गए। ठीक है सर, छठी में आ गए, बस स्कूल बदल गया मगर कार्रवाइयां सेम रही। छठी में स्कूल बड़ा हो गया, टीचर भी बड़े सिंसियर से दिख रहे थे, मगर कार्रवाई वही चल रही थी। अब छठी में इंग्लिश इंट्रोड्यूस हुई, जॉन मैरी डेविड और ABC। तो हमें तो जॉन मैरी डेविड ही बड़े भयानक भयानक नाम लगते रहे। वो तो भला हो कि मैरी की फोटो लगी होती थी, नहीं तो हमें मैरी भी लड़का समझ आता। वो मैरी की लड़की सी एक फोटो लगी होती थी, हमें लगता था भाई साहब ये लड़की है मैरी। खैर 6वीं से 8वीं तक पढ़ाई करी, 2 ऐसे आते थे, माई बेस्ट फ्रेंड माई पेट एनिमल। और टीचर कितना अच्छा था, कहता तिमाही में रमेश का नाम लिखना बेस्ट फ्रेंड में, छमाही में महेश का लिख देना, और नमाही में कुछ और लिख देना। और पेट एनिमल में सारे एनिमल के 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं और पूंछ होती है, तो उस एनिमल चेंज कर देना,
बाकी सब ऐसे याद है। और एक एप्लीकेशन आती थी सिक लीव, आज तक याद है बाय हार्ट। खैर 6ठी से 8वीं पहुंचे, 10वीं में 2 ऐसे और आ गए, जर्नी और पिकनिक। टीचर इतने अच्छे थे, कहते थे जर्नी का है तो ऊपर की लाइन लिख देना और नीचे ये लिख देना, बीच में जो मर्जी लिख देना। वाह, इस तरह हमने 10वीं पास करी। इंग्लिश कभी नहीं आई। इंग्लिश की इतनी मास्टरी तो थी कि 10 में से 3, 20 में से 7, 30 में से 10 और 40 में से 13 पक्के आते थे, 35%। इससे ऊपर की काबिलियत नहीं थी और इससे नीचे में लापरवाही से मेहनती बच्चा था। फिर 11वीं में आ गया। 11वीं में मैंने कॉमर्स ले ली। क्यों ली? मेरे दोस्त ने ली थी, विजय कक्कड़ नाम के दोस्त। उसने क्यों ली उसके पिताजी ने बताई थी, उसको ही पता नहीं था। क्योंकि कॉमर्स, आर्ट वाले बच्चे बुरे माने जाते थे, ये लगता है इनको कुछ सब्जेक्ट नहीं मिला इसलिए आर्ट ले। साइंस मेरे नंबर ही नहीं आए थे। हमने कॉमर्स ले ली। 2 साल 12वीं तक पढ़ा। मुझे ये समझ नहीं आया डेबिट में आता है या डेबिट में जाता है। एक पीरियड में टीचर कहे व्हाट डेबिट मींस व्हाट गोज आउट, याद कर लो। और अगले पीरियड में डेबिट मींस व्हाट कम्स इन। मैं कहा सर पहले आप तय करके बताओ करना क्या है। मेरा सस्पेंस अकाउंट बढ़ जाता है बार बार। खैर मेरे जैसे बच्चे के वही 47% नंबर। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रवेश हुआ। हमें नंबर तो कहीं एडमिशन मिलना ही नहीं था। मैंने कोरस्पोंडेंस कोर्स में बीकॉम सेकंड ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर का एडमिशन ले लिया। और सब्जेक्ट तो ये रहेंगे, सब्जेक्ट तो चेंज होंगे नहीं। इस तरह गाइड करने वाला भी कोई नहीं था। इंग्लिश मेरे को आती नहीं थी और सब्जेक्ट मेरे को समझ नहीं आया। मैंने क्या करा, वहां इंग्लिश मीडियम ले लिया। पहले इंग्लिश में पास नहीं होता था मैंने इंग्लिश मीडियम और ले लिया। और सब्जेक्टों की तैयारी इतनी होती थी कि अगर पेपर इकोनॉमिक्स का है तो मैं अकाउंट पढ़ के जाता था। वो पूछते थे ये सवाल का आंसर कहाँ है, मैंने कहा तो मेरी किताब में था ही नहीं। बोले क्या पढ़ के आया है, मैंने कहा इकोनॉमिक्स। बोले पेपर तो अकाउंट का है। मैंने दोनों साल खूब लिखा, भगवान जाने क्या क्या लिखा, और मैं दोनों साल पास हो गया। मैंने सोचा यार कौन है ये पास कर देता है भाई। सर देखते नहीं हो मतलब? वो बताता हूँ। मैंने क्या करा, दोनों साल का सर्टिफिकेट लेमिनेट कराया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी को लिखा, ये बताओ मुझे पास किसने किया। जब तक आप ये नहीं बताओगे मैं 3rd ईयर में अपीयर नहीं होऊंगा। और ये प्रतिज्ञा आज तक चलती रही। उन्होंने बताया नहीं, मैं पेपर में अपीयर नहीं हुआ। मेरे को डॉक्टरेट मिला, मैं कई यूनिवर्सिटियों से सब जगह से हुआ। मैंने कहा नहीं 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 गलत सर्टिफिकेट, मैं तो ग्रेजुएट नहीं हुआ। तो बोले नहीं अशोक ये एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में दिया। क्योंकि ये एजुकेशन थी नहीं, ये तो याद करके बताने के नंबर थे। मेरे को मेरे यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर ने भेजा। मैंने कहा सर वो सर्टिफिकेट गलत है। वो बोला गलत सर्टिफिकेट लेके आओ, उसमें ऑर्डर था। मैंने कहा सर वो सर्टिफिकेट बिल्कुल गलत देते हैं, वहां कोई चेक ही नहीं करता। बोले ये काम आपका नहीं है, आप सर्टिफिकेट लेके आए। मैं पेपर देने आया, पेपर के सेंटर तक पहुंचा, अंदर नहीं गया। मैं भी अपनी जिद पे था, इतना गलत एजुकेशन नहीं ले ली। ये बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। अब ग्रेजुएट कह रहे हो तो क्या सर्टिफिकेट लाया या काबिलियत लाया, सवाल है मेरे सामने खड़ा। ये मेरा पैशन है। मैं बच्चे को अगर मैं किसी बच्चे को ग्रेजुएट पाता हूँ तो मैं समझता हूँ कि वो ग्रेजुएट काम में होगा, ज्ञान में होगा, सर्टिफिकेट में नहीं। ठीक है सर, बहुत अच्छा जवाब था आपका। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये, आपने बताया भी कि आप आर्मी में भी थे, तो आर्मी की लाइफ कैसे होती है, एक बार उसके बारे में बताइए। और क्या क्या सीखा आपने अपनी आर्मी वाली लाइफ से? मैं फाइटिंग फोर्स में था, मैं इन्फेंट्री में था। मुझे मालूम नहीं था कि आर्मी का एक डिपार्टमेंट ऐसा होता है जिसको हम पैदल सेना बोलते हैं, इन्फेंट्री बोलते हैं। टफेस्ट आर्मी उसको ही होती है, इसी के लिए बाकी सेना होती है। मुझे मालूम ही नहीं था। मुझे भर्ती होने के बाद पता लगा कि भाई साहब मैं कहाँ भर्ती हूँ, क्योंकि सुपारी से भर्ती हुआ था। मुझे हरी वर्दी का बहुत शौक। मैं बलिया से रहने वाला हूँ और बलिया का लैंड क्या वोलेटाइल लैंड है। वो आज़ादी से पहले भी 2 बार आज़ाद हो गया था, मंगल पांडे या चित्तू पांडे के नेतृत्व में। वो जल्दी सुनता नहीं है, वहाँ के ब्लड में ही नहीं, वहाँ के डीएनए में ही विद्रोह है। मैं सिपारिश से भर्ती हो गया, भर्ती हुआ जाट रेजिमेंट। मैं कहता हूँ वो एक कहावत कहते हैं ना, सिर मुड़ाते ओले पड़े, और जितने मेरे ऊपर ही पड़े। मैं जब भर्ती हुआ तो 100 किलो से ऊपर का था। और जब मैं भर्ती होके घर आया, शाम का टाइम था, 5:30 बज रहे थे। मैंने वर्दी पहनी हुई थी, क्योंकि जो एक फौजी बनता है तो वर्दी का अलग होता है। मैं तो क्योंकि फौजी, मैंने वर्दी मेरी दिलो दिमाग पे थी। वर्दी पहन के अपनी माँ से पहली बार मिलने 6 बज रहे थे, सितंबर का महीना था।
ये सन था 84 का, 85 नंबर का। मैं घर पहुंचा, मेरी माँ ने दरवाजा खोला। जो बच्चा 105 किलो का गोल सा बिल्कुल गुलगुले सा बच्चा, वो बच्चा काला पतला, मुंह सूखा हुआ, वर्दी में। मेरी माँ ने मुझसे पूछा, किससे मिलना है बेटा? पहचान ही नहीं पाई। पहचान नहीं पाई। मैंने कहा माँ आपसे मिलना है। वो रोने लगी कि मेरा इतना प्यारा बच्चा, इसको क्या हो गया? मेरी जब आदमी आप पतले हो जाते हैं तो आपकी हाइट बड़ी दिखाई देती है। मेरी माँ रोने लगी, गले पर लगा के रोने लगी। मैं भी बाबू यार, हर माँ चाहती है क्या ना खिला दूं, क्या ना कर दूं। सही बात है। हाँ। ये थी जाट रेजिमेंट। है ना, शुरू के 9 महीने 10 महीने फाइटिंग फोर्स में आपको सैनिक नहीं बनाती, आपको एक अनुशासित जीवन के लिए तैयार करती है। आपसे वो काम कराए जाते हैं जब का एंड्योरेंस चेक किया था, इतनी देर तक ये बर्दाश्त कर सकते हैं। आपकी मेंटल ब्लॉकेज दूर करी जाती है। 10 बच्चे दौड़ाए, पूरे पहले वाले 3 रखे जाएंगे। कोई तो पहले 3 आ गए, मैं तो नहीं आया। फिर बाकी बच्चे दौड़ो, पहले 3 रखे जाएंगे। आप सोचो दूसरे वाले में हर बंदा सोचेगा अगर मैं नहीं आया तो फिर दोबारा दौड़ना। मेंटल ब्लॉकेज मुझे आज भी याद है। एक सेना में हमारे यहाँ पर एक जिम्नास्टिक पैड होता है जिसको क्रॉस और ऐसे दोनों तरफ से जंप करना होता है। मैं तो भारी शरीर का था, मैं दौड़ता हूं और आके उसी पे गिर जाऊं, और इंस्ट्रक्टर लंबा सा डंडा लेके रखे, उठते उठते 3-4 तो डंडे लग जाए। खैर मैं अकेला नहीं था, 2-4 और मेरे जैसे भाई थे, बाकी पार हो जाते थे क्योंकि जाट रेजिमेंट टफ रेजिमेंट थी। बरेली में था। क्या हुआ कि मैंने सोचा ये पिटने के लिए आए क्या? पिटते पिटते 1.5-2 महीने बीत गए। तो खूब कोशिश करूं, दिमाग का डर इतना था कि मैं जाके या तो उसके ऊपर गिर जाऊं या उसके पहले गिर जाऊं। मैंने सोचा भाई इस तरह से पिटने के लिए तो मैं आया नहीं। मैं रात में प्रैक्टिस करूं कि क्या गलती कर रहा हूं। मैंने सेना से संकल्प सीखा था, विकल्प नहीं हो। जहाँ प्रॉब्लम है वहां आंसर भी है। आप मानेंगे नहीं, 2.5 महीने के बाद जब ये पूरी सोचा समझा मैथमेटिकल स्टडी किया, मैं जाट रेजिमेंट में डेमो देने लग गया। जब भी कोई बड़ा अफसर आए, ब्रिगेडियर में जनरल आए, सेना मुझे कहे चल कमांडर, और मैं दौड़ता हूँ। और आज भी फोटो मुझे लगता होगी वहां पर, दोनों हाथ मेरे हवा में हैं, दोनों पैर हवा में हैं, और कोच मेरा ऐसे खड़ा है मुझे छाती को पुश करने के लिए, ताकि मैं वो करूं, क्योंकि हवा में तो आपको पुश करना पड़ेगा ना किसी को। वो पुश करने के लिए खड़ा था कि मैं पैर पे स्टैंड कर जाऊं। अगर आप कमजोर हो तो भागने से प्रॉब्लम नहीं हटेगी, क्योंकि जहां पहुंचोगे ना प्रॉब्लम दूसरी शक्ल में आपका इंतजार कर रही होगी। सही बात है। हाँ। मैं जाट रेजिमेंट से राजपूताना राइफल रेजिमेंट में आ गया था। मैंने बहुत सारे ऑपरेशन आईपी किए और सब में रहा। मैंने 1 अप्रैल 1992 को सेना छोड़ी, और इसी जज्बे को देखते हुए, मेरे एजुकेशन की सफलता को मार्क करते हुए, तीनों सेनाओं ने मिल करके मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसको पीएमओ ने स्पॉन्सर करा, सचिन तेंदुलकर ने प्रोमो दिया, सिद्धार्थ काक ने प्रेजेंट किया, और भारत सरकार ने इसको डीडी नेशनल पर 142 कंट्री में 9 अप्रैल 2017 को दिखाया, जिसमें तीनों सेनाएं कहती हैं आप हम पे प्राउड करते हो, हमारा एग्जाम्पल अशोक ठाकुर। अरे वाह। तो ये इस तरह करके हुआ। मुझे तो लगता नहीं था मैं फौजी हूँ। और 25 साल बाद मैंने 1 अप्रैल 1992 को छोड़ा था। 25 साल बाद 9 अप्रैल 2017 को सेना ने मेरे उस काम को सम्मान देते हुए डॉक्यूमेंट थे। हुनरबाज 63 करके डॉक्यूमेंट्री थे, आज भी है नेट पर। अरे वाह सर, वाह। सर आपने बताया कि आप मूवी में भी थे, यू टर्न मूवी, कुछ उसके बारे में बताइए। मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया था। सन 83-84 में टीवी आए थे। तो उस समय टीवी बड़े विशेष लोगों के घर होते थे, और हम जैसे को टीवी खिड़की के बाहर देखने को मिलता था। चित्रहार आता था, पिक्चर 2 बार आती थी, फ्राइडे और संडे। आधी पिक्चर फ्राइडे आ जाती थी, आधी पिक्चर इंटरवल के बाद संडे आती थी। इस तरह सीन बना होता था। तो खिड़की के बाहर देखने जाते थे, तो जो जिसका घर होता था खिड़की के बाहर भी उसका शासन होता था कि हम देख पाए या नहीं देख पाए। हाँ। तो भगा देता था। तो हम कम्युनिटी सेंटर जाया करते थे। कम्युनिटी सेंटर जगह होती है जैसे अपने यहाँ नहीं होती है, छोटे छोटे कम्युनिटी सेंटर बना रखे होते जहाँ शादी ब्याह होती है। तो लंबे लंबे कम्युनिटी सेंटर होते, तो उसमें छोटा सा एक 22 इंच का टीवी लगा होता था। हम लास्ट में खड़े होते थे, सिर्फ वो लास्ट में उसकी ब्लिंकिंग दिखाई देती थी, दिखता था नहीं।
क्योंकि इतनी बड़ी आंख हो ही नहीं सकती कि आप 50 फीट दूर बैठ करके उसको देख लें। बाद में वो कलर स्क्रीन आई जिसमें हेमा वाले ने आधी हरी दिखती थी, आधी लाल दिखती थी, स्क्रीन लगी। तब मैं सोचा करता था, काश आज मैं टीवी देख रहा हूँ ना, कभी मैं ऐसा काम करूंगा कि लोग मुझे देख लें। तो एक मौका मिला, यू टर्न करके एक सीरियल शुरू हुआ, उसमें भारत सरकार के लिए बनाया गया था। उसमें ये था कि आप पाकिस्तान जा तो रहे हो, यू टर्न नहीं। क्या रोल था सर आपका उसमें? मैं उसमें आईएसआई की तरफ से था, सीनियर अधिकारी था। अच्छा। तो जिसने मुझे रोल डिप्यूट किया, बोला आप लगते भी ऐसे। मैंने कहा ऐसी बातें ना कहो, मैं भारतीय सेना का आदमी हूँ। वही तो, हाँ। तो उसमें मैंने देखा कितनी मेहनत करते हैं वो लोग, एक एक सीन के लिए बार बार एक एक होता है। तो उस सीन मैंने देखा किस तरह करते हैं आप लोग, कितनी मेहनत करते हैं। किसी को थोड़ी देर 2 घंटे देखने में लगता है, सही बात है, कि 2 घंटे का आपने सीन देखा, ये नहीं पता उसके पीछे हजारों लोगों ने, दिन लग जाते हैं, हजारों लोगों ने किसी ब्रेन के, किसी पॉलिसी के अंदर काम किया। मैं तो देखा जब मैं रिकॉर्डिंग रूम में था, मैंने सोचा रिकॉर्डिंग रूम में क्या है, बोल देंगे। बोला उसी पिच के साथ में, उसी अप एंड डाउन के साथ में, उसी रिदम के साथ में बोलना है। तो मुझे सुनाया गया कि जो सीन है उसमें उन्होंने हिडन कैमरे वो रखे होते हैं, रिसीवर। मुझे सुनाया कि आपने क्या बोला, तो वही लिप्स से आपने बोलना है। मैंने कहा तो बहुत टफ है। बोले यहाँ तो अमिताभ बच्चन को भी पसीना आता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग बहुत टफ होती है। फिर आपने मुनि इंटरनेशनल शुरू करने का कैसे सोचा? ऐसा क्या था जिसने आपको इंस्पायर किया कि अब मैं एक स्कूल बनाऊंगा, एक स्कूल को स्टैब्लिश करूंगा? बेटा मेरी एजुकेशन सही तरीके से हुई नहीं। मैंने देखा कि इस सिस्टम को ये समझ नहीं आ रही। हर बच्चा एक पॉसिबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी है जो आपको प्रूव करने को दी गई है। उनको लगा ये तो भाई हमारे आशीर्वाद के लिए आए, हमारी दया के लिए आए, मैं इनका निर्माता हूँ। नहीं 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 नहीं, अपने जीवन का निर्माता मैं हूँ, आपसे सहयोग मांगने आया हूँ। ये जब मेरे साथ बचपन में नहीं हुआ ना, तो मेरे मन में दर्द था। तब मैं कहता था कि यदि मुझे मौका मिला तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि दूसरा अशोक पैदा ना हो इस दर्द के साथ। मैं तभी से कहा करता था, लोग बोलते थे तुम पहले अपनी रोटी कमाने का इंतजाम कर लेना। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे क्या पता था कि नियति मेरी इस बात को सुन रही। मैं जब सेना छोड़ के 1992 के अप्रैल को घर आया, तो माँ बाप के कहने पे बिजनेस किया, जो माँ बाप कहते थे, क्योंकि डरा हुआ इंसान जो कहता है कहना मानता है। 10 साल मैंने बिजनेस किया, इतना फेल हुआ कि फेल होने का इमोजी मैं ही बन गया। मेरी माँ को मेरे अंकल ने कहा कि भाभी अगर ये आदमी 100 रुपए कमा लेना तो मैं मूंछ मुड़वा लूंगा, क्योंकि मैं गलत तरीके से कमा ही नहीं सकता। मैं उससे सेना में जाने से पहले टीचर था। बच्चा कैसे सीखेगा ये मेरी मास्टरी थी। मेरे पढ़ाए बच्चे फेल नहीं होते। अभी सवेरे कहीं डिस्कस हो रहा था तो उन्होंने कहा मेरे अनुभव 30 साल का है, आपका कितना है? मैंने कहा मेरा 2 जनरेशन का अनुभव है। मैंने बाप को भी 5वीं में पढ़ाया है और उसके बेटे को भी 5वीं में पढ़ाया है, और अब पोता आने वाला है, 5-7 साल में वो हो जाएगा। मुझे नहीं याद है कितना अनुभव है मेरा, 3 पीढ़ी पढ़ा के जाऊंगा, ये मेरा अनुभव। तो ये जब मेरा पीड़ा थी, ये पीड़ा सबके पास थी, क्योंकि सबका पालन उस तरीके से नहीं हुआ। स्कूल की कोई योगदान नहीं है। अब यहाँ बनी है तो अपने कारण आई है। इनमें स्कूल का क्या, मतलब स्कूल में हमने तो पाइथागोरस में पिटाई करी थी, हमने तो संस्कृत के रूप नहीं आए इनकी। ऐसे मेरे तो रूप काम ही नहीं आते रिकॉर्डिंग में। सही बात। संस्कृत भी आपकी काम नहीं आ रही, आपने मेरे को जिंदगी के स्किल सिखाते। बोले ना, मेरे को जो दिया हुआ सब्जेक्ट है वही सिखाओ। ये दर्द, इस दर्द में नियति ने खेल खेला। मैं लगातार फेल हुआ। मेरे माँ बाप ने पूछा आखिर में दुखी होके, बेटा आप बताओ क्या करें, तुम बड़े लड़के हो, बिजनेस में सफल नहीं हो रहे, तो माँ मुझे स्कूल खोला जो मेरा मूल है, जिसके लिए मैं डिजाइन हूँ। मेरी माँ ने कहा कि बेटा ये अंतिम प्रयास होगा, इसके बाद हम लगे। माँ एक बार मौका तो दो। मेरी माँ ने मुझे 250 गज का टुकड़ा दिया, 2 दुकानें थी, 2 क्लासरूम थे। बोले ये ले बेटा जो मर्जी कर। उन्होंने कहा कोचिंग खोलो, नहीं क्योंकि मैं चाहता था कि स्कूल ऐसा बनाया जाए जो एक्सपेरिमेंटल कम एग्जाम्पलरी। एक्सपेरिमेंटल मतलब व्हाट, किस चीज का एक्सपेरिमेंट? जो आज की प्रॉब्लम और भविष्य के चैलेंजेस बनेंगे उनका एकेडमिक आंसर देने के लिए स्कूल बनाया जाए। आज की प्रॉब्लम ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो एआई के पास आ गया। अच्छा आपसे ज्यादा ज्ञानी यही है। सही बात है। आज की प्रॉब्लम क्या है? संबंध का ना होना, सेल्फ अवेयर का ना होना, जिम्मेदार ना होना, कर्तव्यहीन बच्चों को होना, कोई चरित्र नहीं है, राष्ट्रीय चरित्र नहीं है। प्रॉब्लम ये है, आज समस्या दिख रही है, कल चैलेंज होगा।
इसका एकेडमिक आंसर देने के लिए स्कूल बनाया। ये मेरा पैशन था, ये मेरा कोई जॉब नहीं है। आज भी लोग मुझसे पूछते हैं आप इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हैं, आप इतने काबिल कैसे रहते हैं। फिर मैं कहता हूँ जितने मुझे बेवकूफ दिखाई देते उतना मेरा एनर्जी बढ़ जाती है। हे भगवान, ये कहाँ रह गए, इनको क्यों नहीं करा भैया जल्दी से। मैं चाहता हूँ ये दुनिया जब तक अपने परमाणु बमों से होली खेले, क्योंकि मैं तो बोलता हूँ अपने कई टॉक में कि दुनिया में मैंने सुना है कि इतने परमाणु बम बन गए हैं, इस दुनिया को 50 बार खत्म कर सकते हैं। तो मैं टेंशन में इस बारे में होता हूँ कि वो 49 के बटन कौन दबाएगा जब पहले में ही खत्म हो जाएंगे। तो वो 49 के बटन कौन दबाएगा भाई साहब, क्यों बना रहे हो इतने सारे। इस टेंशन में रहता हूँ कि मैं कहता हूँ लोगों को एक बार मुझे मौका दो, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंसान इंसान से नहीं डरना चाहिए। आज आपको बेटा कुत्ते बिल्ली से डर नहीं लगेगा, आज आपको लोहे की छत से डर नहीं है, आज आपको इंसान से डर है कि यार ये आदमी कहीं गलत तो नहीं निकलेगा। लोहा आप लेती हो कम अच्छी क्वालिटी का ले लेती हो, खुश हो। आपको पता लोहा लोहे के चरित्र में है, कुत्ता कुत्ते के चरित्र में है, बिल्ली बिल्ली के चरित्र में है, इंसान का ही नहीं पता भाई साहब। मंगलवार को कहता है मीठ नहीं खाऊंगा, बुधवार को बोले सब कुछ खा जाऊंगा। भाई ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता। मतलब कुछ भी कब भी कुछ कर सकता है। आज तो गलती करने पर अधिकार मांगता है उसको कि गलती करना मेरा अधिकार है, कुछ भी बोलना अधिकार है। मैं आपका अपमान कर दूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितनी चोट लगी, मेरा बोलने का हक था। कौन सी दुनिया आ गई है। सही बात। तो ये इंसान का आचरण निश्चित हो जाए जिससे मेरी बेटी को लगे ना, अगर मैं इंसान के पास पहुंच गई हूं ना, इंसान इंसान से डर रहा है। कोलंबस जाता है कहीं ढूंढ करके, वहां पर वो अमेरिका के लोगों को मरवा देता है, वास्को डी गामा यहाँ मरवा देता है। अरे इंसान इंसान से डर रहा है, लूटने आ रहा है, ले तू यहीं बस जा, तू ने बना ले इसको। ये दुनिया में मैं चाहता हूं कि सभी जगह इस भावना पे आए कि पूरा संसार कहीं भी पढ़ाए वसुदेव कुटुंबकम का साउंड आए। सर आपकी लाइफ में सबसे बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स क्या रही हैं जो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा किया है मैंने अपने जीवन में? सबसे पहले तो जब सेना ने डॉक्यूमेंट्री बनाई मुझे यकीन नहीं था, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि डीडी चैनल पे आपके बारे में आएगा, डीडी नेशनल पर आप देखें, तो मैंने सोचा कोई एकेडमिक होगी। मगर जब मैंने वो परेड और जब एक्शन देखे और कर्नल सुनील प्रेम कहते हैं कि ऐसा भी स्कूल होता है, मुझे काफी देर तक यकीन नहीं हुआ कि सेना जैसा डिपार्टमेंट, आर्मी नेवी एयरफोर्स फोर्सेज जैसा डिपार्टमेंट 25 साल पहले छोड़े हुए साथी पर इस बात के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाए कि वो आप हमारे एग्जाम्पल हैं, मुझे यकीन नहीं। दूसरा, जब मुझे यूनेस्को, जब मुझे जापान गवर्नमेंट इस तरह के अवार्ड मिलने शुरू हुए, मैं बहुत देर तक मैं इस डाउट में रहा कि ये सच में मेरा ही नाम है ना, यकीन नहीं। मैं कहता था क्यों अवार्ड लेने की और फोटो खिंचवाने के लोगों का मन करता है भाई साहब फोटो खींचो, ये सेल्फी अपने को देखने का ही एक शौक है। अवार्ड लेना तो और भी बड़ी शौक था। सही बात है। अवार्ड इतने आने शुरू हुए, मेरी इस तरह बढ़ गई, मैंने अवार्ड लेने के लिए आदमी रख लिए वाह। कि भाई साहब अगर नॉर्थ इंडिया में अवार्ड होगा तो आप लेंगे, साउथ इंडिया में आप। लोग मिलते थे, भाई साहब मैं ही ले लूं। मैंने कहा उस पर नाम ना लिखा हो तो अवार्ड भी अपने यहाँ रख लेना, नाम लिखा हो तो भेज देना। यही कुछ ऐसे पल थे जब यकीन नहीं होता था। और मैं सच कहता हूँ बेटा, ये नेचर ना आपकी काबिलियत से ज्यादा आपको देता है, बहुत देता है आपको। आपके अंदर समाता नहीं तो देता तो बहुत ज्यादा है। ये बहुत सारे चल रहे हैं मेरे। सर आपने अपनी लाइफ में 3 चीजें कौन सी सबसे अच्छी सीखी है जो आप यहाँ पे लोगों को बताएंगे कि वो 3 चीज उनको सीखनी चाहिए? देखो बेटा, पहली चीज तो मैंने ये सीखी, आप अपने काम पे ध्यान दो। ये नियति ने आपको किसी पर्पस के लिए डिजाइन किया है, आपको अगर चुना है ना तो आपने देख करके चुना है। आप उस नियति को शर्मिंदा मत होने दो। अगर उसने आपको ये काम यहाँ चुना है ना, प्लीज रिस्पेक्ट करो उस प्रकृति का, आप काम करो बेहतर। ये नियति क्रमानुषंगी है, ये डेस्टिनी क्रम से चलती है, जंप नहीं होता, इसमें एक्सीडेंट नहीं होता। आपको चुना है, आपका डेडिकेशन देखती है, तो वो अगर आपका डेडिकेशन देखती है तो अपॉर्चुनिटी खुद बनाती है। पहली बात, आप जो भी काम कर रहे हैं ना उस काम का प्रतीक बन जाए। पहली चीज में से 100% उसको, ये वो नहीं होता कि ऑफिस लाइफ घर लाइफ, 100% दें आप। पहली चीज ये सीखी। दूसरा, रूप बल बुद्धि ये आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है। आप इतनी अच्छी हैं क्योंकि आपके माँ बाप इस तरह के।
ये मेरी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। मेरी व्यक्तिगत संपत्ति मेरा रूप, मेरा बल, मेरी बुद्धि। परंतु अगर धन जन यश चाहिए तो ये समाज से मिलेगा। इसमें रूप बल बुद्धि का धन जन यश समाज की संपत्ति है। तीसरा जो बहुत मैं हर आदमी को कहना चाहूंगा, ये दुनिया आपको काबिलियत से ज्यादा देती है। इस दुनिया में इस चीज के लिए किसी को याद नहीं किया जाएगा कि आप अमीर कितने हैं, इस बात के लिए याद किया जाएगा इस दुनिया में आपने दिया कितना। सही बात है, एकदम सही है। आप हो सकते हैं कि दुनिया में अरबपति हो, हमारी कामना है कि आप खरबपति, पद्मपति और नीलपति क्या क्या बने, ये हमारे को दुख नहीं है। मगर ये दुनिया आपको तभी याद रखे जब आप समाज को। सही बात है, इतने सारे अमीर लोग चले गए पर रतन टाटा जी का नाम सबको पता है। सिर्फ टाटा जी का नाम सब लेते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत दिया, बहुत दिया। हम जैसे लोग जिनको कोई वास्ता नहीं, फोटो देखी, हम लोग कहते हैं कि नहीं टाटा जी इतने महान। टाटा जी ने फ्री में कुछ नहीं दिया, इस दुनिया को बढ़ने में दिया। तो आप दुनिया को दें। आपका, मैं कहता हूं, आप जब कभी दान करते हैं ना तो आपका धन कम होता है मगर आपकी लक्ष्मी बढ़ जाती है। आप जब दुनिया को देते हैं तो आपका धन कम हो जाता है क्योंकि आपने खाना खिलाया, आपने कुछ किया, धन कम हो जाएगा। लेकिन मानिए शुभ लक्ष्मी बढ़ जाएगी, आपकी लक्ष्मी बढ़ जाएगी, वैभव लक्ष्मी बढ़ जाएगी। लक्ष्मी के भी तो कई रूप है, तो लक्ष्मी बढ़ जाती है। आप क्यों नहीं समझ रहे? सर आपके हिसाब से एजुकेशन में कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो अगर आप एक एजुकेशन मिनिस्टर होते या पावर में होते और चेंज कर सकते तो आप उसको मिटा देते, एकदम सही कर देते? देखिए, संसार में एजुकेशन ही हर प्रॉब्लम का कारण है। प्रॉब्लम का कारण है, हर प्रॉब्लम का कारण एजुकेशन है। ये जो कई हजार साल की जो एजुकेशन की दौर रही, वो सुविधाओं को इकट्ठा करने। मैं तो अक्सर बोलता हूँ, हमने क्या माना, हमने सामान को सम्मान मान लिया। जितना बड़ा सामान उतना बड़ा सम्मान। आपका घर बढ़ा, आपका पद बढ़ा, आपकी कार बढ़ी तो आपका सम्मान बढ़ा। हमने सामान को सम्मान मान लिया, सुविधा को सुख मान लिया। आपके एसी लगा हुआ है, आप सुखी आदमी है। आपके कार ठीक है, लग्जरी है, आप सुखी आदमी। और अपने को जीवन मान। अरे परिवर्तनशील हैं तीनों चीजें भाई। जो सामान आप कार लाए हो, कंपनी और भी कारें बना रही है, आपका पड़ोसी भी लाएगा। जो आपका एसी है दूसरा भी लाएगा। तो आपके अंदर हमने कंपटीशन डाल दिया। देखिए बगल वाले के पास है, क्योंकि शिक्षा में R&D नहीं थी तो पड़ोसी की गाड़ी और पड़ोसन की साड़ी से उलझा रहा। अब होता क्या है, शिक्षा ह्यूमन बीइंग की पार्ट था। ह्यूमन बीइंग को शिक्षा जरूर थी, परंतु शिक्षा किस चीज की? अभी तक ले आपने सैकड़ों साल से स्किल की शिक्षा। बेहतर पायलट बना दो, बेहतर पैसा कमा ले, मतलब फ्रीडम टू चॉइस, फ्रीडम टू वांट। इतनी फ्रीडम दिला मुझे मिल जाए कि मैं जो चाहूं। मगर भारतीय दर्शन क्या था? फ्रीडम फ्रॉम वांट। ना, मैं इतना सीख जान जाऊं कि मुझे कोई मोह ना रह जाए। इसीलिए यहाँ कपड़े उतारते रह गए और वो कपड़े पहनते रहे। अब दोनों जगह क्या हुआ? दोनों ही जगह कंगाली आ गई। फ्रीडम फ्रॉम वांट में ये बेचारों को उनका एसी अच्छा लगने लग गया, और फ्रीडम टू वांट में वो इनका पिछुपन अच्छा लगने लग गया। अब दोनों जो विश्व के हिस्से हैं, एक मानसिक कंगाली पे खड़े हैं। एक के पास अध्यात्म बहुत ऊंचाई पे है और एक के पास भौतिकवाद ऊंचाई पे है। वो अध्यात्म में कटोरा लिए खड़ा है तो ये सुविधाओं के अंदर वो हनंगा ढूंढ रहा है। मैं बोलता हूं, पश्चिम में जेंटलमैन किसको बोला? जिसने ऊपर टाई बांधी। और पूर्व में किसको बोला? जिसने नीचे टाई पहनी, लंगोट समझ के। परंतु सवाल ये उठता है कि अगर इसने लंगोट पहनी हुई है तो गुरुकुलों में, आचार्य कुलों में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कैसे था भाई? टाई पहनी हुई है तो प्रवेश वर्जित कैसे था? टाई पहननी थी दिमाग में, पहननी शरीर पर। जब मन करे खोल के बैठ गया, पहननी थी सिर पर। मैंने अपने सिर में टाई पहनी हुई कि ये मेरी बेटी है। उसके बाद ये बेटी कितनी भी सुंदर बने, कितने भी करे, तो मुझे अच्छा लगेगा। मगर मेरे लिए ये औरत नहीं होगी, ये स्त्री रूप में नहीं होगी, ये बेटी रूप में होगी। मुझे बेटी के रूप में अच्छी लगोगी, और सुंदर लगोगी, और सुंदर लगोगी।
सुंदरता ना होने के लिए मना नहीं कर रहा, मगर कैसा रूप होगा, बहुत प्यारी है ये लड़की, है तो यहाँ बांधी हुई है। अब हुआ क्या, क्योंकि स्किलफुल लोगों की जरूरत थी, बहुत साइंटिस्ट चाहिए थे, डॉक्टर चाहिए थे, ये चाहिए थे, वो चाहिए थे। आज तक ले भी एजुकेशन किसकी है, स्किल करा दो, खूब स्किल करा दो, खूब जमा घटा गुणा भाग करा दो, इससे आदमी बनेगा क्या? खूब मैथमेटिक्स पढ़ लो तो आदमी बन जाएगा क्या? आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो तो क्या अच्छे इंसान हो क्या? आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो तो अच्छे पति हो क्या? आपको बेटी के रूप में हो, आपको ऐसा एक धनवान दे दूं जो हर घंटे बिगड़ जाए, चलेगा क्या? आपको ऐसा एक हीरो दे दूं जो घंटे घंटे में आपके साथ छोड़ छोड़ के खड़ा हो जाए, चलेगा क्या? आप कहोगे सर कम हीरो चलेगा, टिका तो रहना चाहिए ना। परंतु हमने कहा ना, हमने ये प्रोफेशनल लोगों को इतना बड़ा कर दिया कि आदमी छूट गए, प्रोफेशनल बढ़ गए। लोग तो यहाँ तक कहने लग गए कि ये फिल्मी लाइन के लोगों को ये हमारे हीरो हैं। कुछ मैंने ये भी सुना कि उसका हाथ मेरी कमीज से टच हो गया था, मैंने वो कमीज नहीं धोई, संभाल के रख दी। उससे पूछो, वो रोज कमीज धोता है अपनी, बेचारा है ना, गरीब आदमी है? तो एजुकेशन में व्यक्तित्व निर्माण पे काम करना था, जो अभी तक नहीं हुआ। सरकारें कोई भी आए, कोई भी कुछ करे, इसका काम नहीं हुआ। क्या हुआ? मैथ सुप्रीम है, साइंस सुप्रीम है, एसएसटी सुप्रीम है, भाषा सुप्रीम है, आदमी सुप्रीम नहीं है। ये एजुकेशन बच्चों के लिए है, मगर बच्चा सुप्रीम नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये कर, सही बात है, सब्जेक्ट को वैल्यू देते हैं, आदमी में आदमी को नहीं देते। हाँ। हमें ये बात को समझना पड़ेगा कि बेटा सब्जेक्ट तेरी लाइफ का एक पार्ट है, लाइफ नहीं है। आज तुम मैथ का टीचर, अगर मैथ आता है साइंस नहीं आती तो भी दुखी हम, साइंस वाले पे एसएसटी नहीं आती तो भी दुखी है। ये क्या पार्ट पार्ट में पैदा करा आपने, है? और ये जो 300 साल से एजुकेशन चल रही है, लगातार बजती घंटी, 6 घंटे की कैद, साग बाजी की तरह क्लासिफिकेशन, सिर्फ समझना नहीं है, जो कहा है मानने का एजुकेशन। कोई दूसरा आपको आलम्बन देगा, वो डायरेक्शन देगा, कहीं आप हेडलेस ओबीडिएंट सर्वेंट तो नहीं पैदा कर रहे, जो सोच ही नहीं सकता। अब देखो ना, हम बच्चों को बताते हैं सनराइज इन ईस्ट, अच्छा याद कर लेते हैं, 11वीं-10वीं तक बच्चे का यही पेपर होता है, मान लो सनराइज इन ईस्ट। 11वीं में कहते हैं बेटा सन तो परमानेंट राइज रहता है, अर्थ ही घूमती रहती है। आज भी किसी ग्रेजुएट से पूछो सनराइज इन, बोले ईस्ट। ये टेस्ट है कि बंदा सही कहना मानता नहीं मानता। सही बात है। ये कौन सी दुनिया बना रखी है हमने? सवाल नहीं कर सकते हम, ये तो बात सही है। अपने स्कूल में भी हम बोल नहीं सकते अपनी मर्जी से, हाथ बांध के चलो, वो तो विद्रोह है। अगर आपने बोला, अगर आपने किसी बच्चे किसी कोई हरकत कर दी, मैं रविंद्रनाथ टैगोर की बात याद आती है, उनको एक स्कूल के इंस्पेक्शन ने बुलाया देखने के लिए। उन्होंने पूरा स्कूल घूमा, स्कूल बहुत शांत था, उनसे पूछा कैसा लगा, उन्होंने पूछा स्कूल कहाँ था? बोले आप स्कूल में ही तो घूम रहे थे। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं स्कूल में नहीं आया था, स्कूल नहीं था ये तो एक शांत रखने की, बच्चों को कीप साइलेंस, पुट फिंगर ऑन द हाउस, साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। बच्चे कहाँ थे, स्कूल कहाँ था? स्कूल नहीं है, मूड बनाने के कारखाने हैं। ये वो जगह हैं जहां पर हमें एक ओबीडिएंट सर्वेंट चाहिए, माँ बाप को भी और सोसाइटी को भी। क्योंकि सन 1710 में किंग फ्रेडरिक विलियम ने यही तैयार किया था कि इस तरह पढ़ाया जाए कि हर बच्चा लाइक माइंडेड सिटीजन बने, एम्पायर का नौकर होना प्राउड, जिंदा ना हो। अब हमें लगा यार ये आदमी जिंदा होकर भी बेकार है, तो हमने रोबोट बना दी। अरे भाई सब में इतना सस्ता तो नहीं था, बड़े बड़े वर्ड आगे, बायोलॉजिकल वेस्ट है ये। और कोरोना में किया क्या गया, यही ट्रायल किया गया कि भाई देखिए किस तरह लोग डर से मर सकते हैं। जितने मरे बीमारी तो मुझे मालूम नहीं, मगर मरे सारे हॉस्पिटल में, घर में नहीं मरा। ये सब ट्रायल एंड टेस्ट। जी सही कह रहे हैं आप, मरे सारे हॉस्पिटल में, घर में पड़े। शमशान घाट आपने क्लोज कर दिए, एक में ही जलेगा, लाइन तो अपने आप लगती है कि भाई साहब यहाँ तो इतने डरपोक लोग होते हैं कि आप सिर्फ सांप पे खबर दे दीजिए, लोग चौथे मंजिले से कूद जाएंगे, क्योंकि सांप का छोटा सा ही मुंह होगा। तो सारे सांप काटते भी नहीं है। 95% सबको पता है, जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं, कि 95% जहरीले नहीं होते, 5% जहरीले, वो आपके शहर में आए नहीं है अभी, जहर नहीं होता। ये अगर 10% लोग गलत हैं मार, तो 10 नहीं है, 90% गलत है, जिनका प्रोडक्शन 10% है। अगर आज आपके ऊपर कोई आपका घर नहीं लूट रहा,
इसका मतलब ये नहीं कि कानून स्ट्रांग है या न्याय व्यवस्था स्ट्रांग। इसका मतलब दूसरा ये भी है, गुंडों के पास टाइम ही नहीं है आपका घर लूटने का। क्यों लूटेगा मेरा घर? एक बेचारा पहले ही लूट के भी एंजॉय कर रहा है, आपको लग रहा है मेरा घर जिस दिन आएगा बंद करेगा आपका लूट लेगा। आप सेफ कहाँ हो? आपको लग रहा है कि भाई साहब मैं तो बिल्कुल, आप किस दिन ट्रायल करवा के देख लें अपने ऊपर, आपको लूट लिया जाएगा। सेफ इसलिए नहीं, गुंडे थोड़े कम है भाई, वो अपने काम में बिजी है। सही बात है। तो ये एजुकेशन में हमें पहले ये करना पड़ेगा कि आदमी के उठाते नहीं पड़ेगा, टीचर को यकीन देना पड़ेगा, और टीचर को एक एजुकेशन का सिस्टम बनाना पड़ेगा कि बच्चे को मौका दो। स्कूल वो जगह जहाँ गलती होनी चाहिए, अगर वो स्कूल में गलती नहीं करेगा तो मार्केट जाके करेगा, समाज में करेगा, बड़ा भारी चुकानी पड़ेगी। अगर रोड पे गलती होगी, कहीं गलती करेगा तो कीमत समाज को ज्यादा चुकानी पड़ेगी। स्कूल में गलती कर बेटा, बाउंड्री के अंदर है, कर लेंगे ना डिस्कस करके, ठीक। स्कूल में डिस्कस करे, पढ़े बाहर, डिस्कस स्कूल में करे, करेक्शन स्कूल में करे, सेलिब्रेशन स्कूल में करे, जीने का मजा आ जाएगा। आज तो स्कूल नाम से बच्चा संडे का इंतजार करता है कि कब संडे हो जाए और कब छुट्टी हो जाए। ये हालत बच्चों की नहीं है, टीचर की भी है। टीचर भी सोचता है भगवान काश ये बुलाए ना, स्कूल वाले तनख्वाह देते थोड़ी सी कम कर लो मगर बुलाओ ना। सही बात है। तो करने की बहुत काम है, बच्चा बहुत ब्रिलियंट है। मेरे स्कूल अंबाला में थे, मैं उनसे पूछता था कि ऐसी माँ से मिलवा दो जो पागल बच्चे पैदा करती हो, या ऐसे बाप से मिलवा दो जो सिर्फ ब्रिलियंट ही करता आज तक। क्योंकि माँ और बाप अच्छे बच्चे सभी पैदा होते हैं। कैसा वातावरण देते हो, कैसे उनके साथ काम करते हो, सोसाइटी कैसा हैंड होल्डिंग करती है, इस पर होता है ना। किसी विदेशी थिंकर ने कहा था मुझे 100 बच्चे दे दो, क्या बना ले बता दो, मैं बना दूंगा। उनमें जज भी होंगे, डाकू भी होंगे, टेररिस्ट भी होंगे। ये तो वातावरण देने के ऊपर है ना। कैसा उनके अराउंड वातावरण है। तो हमें ये इसमें बड़े ब्रॉडली करना पड़ेगा और विश्वास के साथ काम करना पड़ेगा। सर आप अपने स्कूल मुनि इंटरनेशनल में टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं? खूब करते हैं बेटा। कैसे करते हैं? देखिए, मैंने अपने स्कूल को संसार का पहला स्कूल बनाया था जिसमें कई साल तक किताब हटा दी थी। अच्छा। सिर्फ टैबलेट का स्कूल था ये, संसार का, क्योंकि इस काम को माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, फेल हो गया था। मैंने सेकंड हैंड टैबलेट लेकर के 6 साल चलाए। बच्चों पर किताब नहीं थी, टैबलेट से ही बच्चे पढ़ते थे, टैबलेट में प्रोडक्शन करते थे, अपना पीपीटी बनाते थे, एक दूसरे को समझाते थे, खुद ही रिपेयर करते थे। तो टेक्नोलॉजी आदमी के असिस्टेंस के रूप, मास्टर नहीं है मेरी। मेरी कार तय नहीं करेगी मुझे कहाँ जाना है, मेरी कार कहाँ ले जाएगी ये मैं, मेरा प्लेन तय नहीं करेगा। तो टेक्नोलॉजी से डर नहीं है, टेक्नोलॉजी को असिस्टेंस करो। बार बार मैं लिखूं, मैं रिकॉर्ड कर दूं ताकि आपको देख लें, ये होना चाहिए। सर आज के स्कूल्स के टीचर सबसे बड़ी गलतियां क्या कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए बच्चों को एजुकेशन देते समय? सबसे बड़ी गलती क्या है, टीचर को लगता है कि वो सिखा रहा है, टीचर को लगता है कि उसी के हाथ में बागडोर है, टीचर को लगता है कि वो डायरेक्शन देगा तभी चाहिए। दुनिया में कोई भी टीचर ए से एप्पल देता है तो एप्पल कहने से एप्पल नहीं आता। ज्ञान को ना तो ट्रांसफर किया जा सकता है, ना ज्ञान को लिया जा सकता है, ना ज्ञान को दिया जा सकता है। ज्ञान को रियलाइज कराया जा सकता है। मैंने आपको एप्पल पढ़ाया, ए से एप्पल, मेरे कहने से एप्पल नहीं जा रहा, ना ही आप एप्पल लेने वाली हो। मैं आपको एप्पल रियलाइज कराता हूं कि देखो एक गोल सा छोटा सा मुट्ठी में आने वाला एक ऐसा फ्रूट जो लाल होता है पीछे ऊपर, और वो रियलाइज करोगे यही काम टीचर का है। मगर टीचर भूल गया, टीचर लग पड़ा ये फोटो, ऐसे एप्पल, ये फोटो, वो बच्चा बेचारा मजबूरी में उस एप्पल को याद कर लेता है। और सेंट्रलाइज, रेगिस्तान के बच्चे का भी ए से एप्पल ही है। अरे ए से कोई और फल भी तो होता हुआ वहां पर रेगिस्तान में है ना। जी तू भी एप्पल याद कर ले भाई, वो हिमाचल वाले का एप्पल ठीक है, रेगिस्तान वाले का एप्पल कैसे है? गोवा वाले में तो एप्पल नहीं होता ना भैया, सभी ए से एप्पल ही करेंगे। ये कौन सा है? भयानक बच्चों के साथ युग चल रहा है, मजाक। तो टीचर बहुत अच्छा करना चाहता है मगर ट्रेन नहीं है, ये स्ट्रेंथन नहीं किया गया और उसको ये डिसीजन लेने पे छोड़ा भी नहीं गया। पर अब टीचर भी क्या हो गया है, टीचर अगर है तो उसको रिप्लेस एआई करने वाला है, अगर टीचर है तो। क्योंकि अभी तक टीचर क्या होता है, मैथ का टीचर, साइंस का टीचर, एसएसटी का टीचर, इंग्लिश का टीचर, इसका टीचर, उसका टीचर। रोबोटिक टीचर में प्रॉब्लम ही नहीं है, वो मैथ को साइंस के रेफरेंस से ही पढ़ा लेता है, साइंस को एसएसटी के रेफरेंस से भी पढ़ा लेता है, साइंस को और रेफरेंस से ही पढ़ा लेता है।
पहले होता था ये असिस्टेंट टीचर, पीजी टीचर, टीजी टीचर, ये अब तो भाई साहब 3rd में भी जाके वो असिस्टेंट टीचर का रोल निभा लेते हैं, रोबोटिक टीचर, और 12वीं में जाके पीजीटी का भी रोल निभा लेता है। अब बताइए काहे को टीचर चाहिए होगा मुझे? अगर तो वो टीचर है, वो सभी सब्जेक्टों को फ्यूजन के रूप में नहीं पढ़ाता, एआई अयोग्य व्यक्तियों के लिए खतरा है। ये रोबोटिक टीचर अयोग्य टीचरों के लिए खतरा है, योग्य के लिए नहीं। ये गुरुजी के लिए खतरा नहीं हो सकता। गुरुजी मतलब टीचर की जरूरत नहीं है, गुरुजी की जरूरत। गुरुजी का मतलब फैसिलिटेटर, मोटिवेटर, सुपरवाइजर और पार्टनर इन द पॉसिबिलिटी ऑफ चाइल्ड। अभी तक के लिए टीचर क्या था? फैसिलिटेटर और सुपरवाइजर था। मैंने काम दिया, मैं काम नहीं किया, सर कंप्लेंट कर दो। मोटिवेटर भी चाहिए, फिर पार्टनर इन द पॉसिबिलिटी भी चाहिए। कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल कर लेंगे, कल कौन सा खत्म हो गया। कोई कंधे पे हाथ रखने वाला मिले तो सही, मेरी गलतियों को चिन्हित करने वाला नहीं चाहिए भाई। मैंने पीटीएम चेंज किया। अब तक पीटीएम क्या था? कंप्लेंट डे था। आओ, एक बच्चा आया हुआ है, टीचर भी बता रहा है कि ये किस काम का है, माँ बाप भी बता रहे हैं, उसको लग रहा है चारों तरफ से प्रहार हो रहा है मेरे ऊपर। आपको लगता है कि लगातार कंप्लेंट करी जाए? आप सोचिए किस दिन आपको ऑफिस बुलाया जाए और मैनेजमेंट सारे साथी मिलके कह रहे हो आप ये है, आप वो है, कैसा मोरल होगा आपका? पीटीएम में सही बात है, यही यही होता है। हमने इसको चेंज किया एप्रिसिएशन डे के रूप में। हमने कहा नहीं, पीटीएम का मतलब है एप्रिसिएशन डे। आप आइए, टीचर बताएगा 4 क्या 5 क्या अच्छी चीजें इस महीने करी इसने, 5 चीजें आप भी बताइए। पेरेंट्स, सारे पेरेंट्स ताली बजाएंगे। कोई पेरेंट्स कहते हैं मुझसे कि सर कमियां भी हैं, बाहर एक कागज रखा हुआ आपके बच्चे के नाम से, लिखिए और बताइए कौन जिम्मेदार। क्योंकि किसी की बुराई करने से अच्छाई निकली अब तक नहीं देखी गई, किसी की अच्छाई से अच्छाई निकलती है सब जगह देखी गई। आप बच्चे को मानसिक डरपोक मत बनाइए। अगर आपको इस रोड पे चलने का, इस फर्श में चलने का, गिरने का डर होगा, निश्चित ही आप बैठ जाएंगे, क्योंकि बेइज्जती नहीं कराएंगे। और ये बेइज्जती होते बच्चे अपने एग्जिस्टेंस के लिए क्लास में शरारत करते हैं, बुली करते, क्या करें? क्या आपको लगता है मर जाएं? उनको भी अपना एग्जिस्टेंस जिंदा रखना है। अगर ये क्लास में बुलिंग हो रही है, क्लास में गलत हो रहा है, इस कारण हो रहा है क्योंकि उनको अपने एग्जिस्टेंस को बचाए रखना है। वो झूठ बोलेंगे, झगड़ा करेंगे, ताकि मैं भी हूं, ये भी तो मान लो। मैथ अच्छा नहीं है मेरा, साइंस अच्छी नहीं है, मगर मैं हूं। जब इसको आप चैलेंज करोगे तो हर आदमी मित्रों पे आएगा, अपने को प्रूव करने के लिए कुछ भी करेगा। टोपी टेढ़ी पहनेगा, क्लास में शीशा तोड़ के अपना नाम बताएगा, कुछ तो बताएगा ताकि लोग नोटिस करें, नोटिस करें कि मैं भी हूं जिंदा। ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई, ये आत्मसम्मान की लड़ाई है, ये गौरव की लड़ाई है। आपको लग रहा है ये क्लास में जी पागल है बच्चा, शीशा तोड़ देता है, ये बच्चा मिसचीव करता है। कोई आदमी बुरा काम करके खुश नहीं, मगर अपने एग्जिस्टेंस को तो नहीं मरने देगा, गौरव को तो नहीं मरने देगा। अच्छा सर, तो आपके स्कूल में जो बच्चे हैं फिर तो वो पूरे टाइम बहुत खुश रहते होंगे पढ़ाई करते समय, आपके टीचर्स घुल मिल के पढ़ाते होंगे, मतलब एक एनवायरनमेंट क्या है आपके क्लासरूम? मेरे यहाँ पर क्या होता है, जब कोई गेस्ट आता है तो सालों से बच्चे स्कूल दिखाते हैं। आज तक मैं स्कूल नहीं दिखाया मैंने। अच्छा, बच्चे दिखाते बच्चे ही दिखाते हैं। हमने क्या करा, ग्रोथ हैबिट नाम का, क्योंकि मेरा स्कूल मॉडर्न गुरुकुल है। मॉडर्न गुरुकुल का मतलब है यूनेस्को के चारों पिलर, लर्न टू नो, लर्न टू बी, लर्न टू डू और लर्न टू लिव टुगेदर, चारों पिलर लगाए। अब वर्ड का न्यू लर्निंग ऑर्डर जो टी फॉर्म में है, मतलब वर्टिकल लाइन में परसेप्शन और बिलीफ स्ट्रॉन्ग करो। परसेप्शन कैसे बच्चों की बनाओ? उनमें 6 ग्रोथ हैबिट है। पहली हैबिट है आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल, रेस्ट आर द रीजन। जिम्मेदार तो मैं ही हूं, बाकी सब रीजन है। पहली हैबिट। दूसरी हैबिट, देयर इज नो नेगेटिविटी एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, ओनली पॉजिटिविटी एग्जिस्ट। हम बच्चों को बोलते हैं दिन और रात, होता दिन है, जब वो ना हो उस पीरियड को रात कहा जाता है। होता सुख है, ना हो तो उस पीरियड को दुख कहा जाता है। और लोग क्या कहावतें बनाए थे, दुख बांटने से बढ़ता है। मैं अक्सर मजाक करता हूँ, मेरे पेट में दर्द है, कोई लेने को तैयार है क्या? बांट लो। सुख बढ़ता है, मेरे पास 100 करोड़ हैं, कितने लेंगे? सबके हाथ खड़े रहेंगे, हम सारे लेंगे। तीसरा, कि हर प्रॉब्लम आपके हिडन पोटेंशियल एंड टैलेंट का टेस्ट है, समाज का टेस्ट नहीं है। चौथा, ग्रेटिट्यूड। पांचवा, संयम। और छठा, संकल्प। ये हर बच्चे के ब्लड में डाली जाती है। अब ये हुआ परसेप्शन क्लियर हो गया, उसका एक एटीट्यूड बन गया। उसके बाद बिलीफ क्लियर किया जाती है। बिलीफ का मतलब है विवेक को क्लियर किया जाता है, जिसमें यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू डाली जाती है कि मैं कौन हूं। अशोक कुमार ठाकुर किसका नाम है?
तो अशोक कुमार ठाकुर इज द नेम ऑफ द कोएग्जिस्टेंस ऑफ one body and one soul. Once this coexistence is broken, people will say body ले आओ. Nobody will say कि अशोक कुमार ठाकुर ले आओ, because this coexistence is broken. People will say body ले आओ भाई साहब, मट्टी ले आओ भाई साहब, जो भी अच्छी बात है. Neither I'm in a photo nor in a body, because the coexistence is broken. तो उनके यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को क्लियर किया जाता है. इससे क्या होता है, उनका विवेक बढ़ जाता है. जब आप उनके अंदर प्रिंसिपल और विवेक बढ़ा देते हैं, उसके बाद उनको स्किल दीजिए, उनका कोई भी बम मानवता का खतरा नहीं बनेगा. साइंस सिखाइए ना उनको. और जो पिलर है यूनेस्को का लर्न टू डू, स्किलिंग कराइए. फिर इन तीनों से लर्न टू नो, लर्न टू बी और लर्न टू डू से लर्न टू लिव टुगेदर अपने आप सीख जाए. मॉडर्न गुरुकुल खड़ा हो गया भाई साहब. ठीक है सर. सर आपकी लाइफ का सबसे बड़ा यादगार और प्राइड भरा मोमेंट क्या था? सेना वाला जो आपने बताया, वो बहुत बड़ा वो था मेरे लिए. मतलब मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा भी हो सकता है. और उसके बाद ऐसे बहुत सारे मौके आए, मगर ये मौका तो बहुत बड़ा था मेरे लिए, क्योंकि सेना में जानता हूँ, मैंने सेना में नौकरी करी है, मैं सेना को समझता. सेना इतनी हार्ड होती है कि मरने के बाद भी लाइन से ड्रेसिंग करती है कि कहीं पैर बाहर तो नहीं आ रहा आदमी का. मतलब इतनी क्रूर, इतनी डिसिप्लिन, कोल्ड हार्टेड. मतलब आप मरने के बाद भी पैर बाहर ना आए इसलिए कॉफिन में रखे जाते हैं, ताकि कॉफिन साइज का होता है. आप सोचो, वो लोग डॉक्यूमेंट्री बनाए, पीएमओ स्पॉन्सर करे, सचिन तेंदुलकर प्रोमो दे और सिद्धार्थ का प्रेजेंट करे, और मुझे पता ही नहीं जिसके ऊपर हो रही है. मैं अकेला आदमी चुना जाऊं हिंदुस्तान से 25 साल बाद, मेरे लिए बहुत. सर पेरेंट्स के लिए अगर आपको कुछ एडवाइस देना हो अपने बच्चों के एजुकेशन को लेकर, जितना वो सोचते हैं, आपकी क्या एडवाइस होगी? मेरी एक बहुत जरूरी एडवाइस है, टीम बनाए. पेरेंट्स को चाहिए कि अपने टीचर के साथ टीम बनाए. वो दुश्मन नहीं है. बात करिए उसके साथ, मैनेजमेंट से बात करिए. आपने एक विश्वास दिया है, उनको संभव करना है. उनको ध्यान दिलाइए, ध्यान आकर्षण कराइए. आपका बच्चा अपने घर के संस्कारों को बताइए, सर इसमें ये चांसेस हैं, इसको पैम्पर मत करिए. देखिए, अगर स्कूल सख्त भी होता है तो ये पुलिस के एक्शन से तो कमी है. कल आपका बच्चा इस बुरी लेवल पे पहुंच जाए कि पुलिस और कानून और समाज उस पर सख्त हो, तो ब्लैक स्पॉट हो जाएगा. क्योंकि पुलिस भूलती नहीं है, स्कूल तो भूल भी जाएगा. तो पेरेंट्स को चाहिए कि स्कूल के साथ टीम बनाए, बच्चे के बारे में बताए, बच्चे के बारे में जाने. क्योंकि जो आप बनने से बन चुके, अगर ये नहीं बना ना कुछ, तो कल ये सवाल पूछेगा कि अगर मुझे यही बनना था तो आप मुझसे पहले क्यों आए थे. सवाल पूछेगा. ये बच्चा बहुत पोटेंशियल के साथ आया है, ये बहुत एस्पिरेशन के साथ आया है. अगर इसका फेल होने का मतलब आप कुछ भी हैं, फेल हैं. और यकीन मानिए, आपका बुढ़ापा इसी के हाथ में है. आप चाहेंगे कि वृद्धाश्रम जा करके, या रेमंड की तरह, या उस बूढ़ी माँ की तरह जो मरी रही 11 महीने तक, उसकी डेड बॉडी सड़ गई, उस तरह आपका साथ हो? अगर आप चाहते नहीं होना तो आज से लग जाइए. सर टीचर के लिए क्या सजेशन या एडवाइस होगी आपकी, ताकि वो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को और अच्छे से, बेहतर तरीके से सिखा सकें? देखिए, मैं टीचर को यही कहूंगा, आप भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ आप है, परंतु ये मान के चाहिए बच्चा भी कॉन्शियस है, वो चेतना है, वो चैतन्य है. आपका एक गलत शब्द आपकी सारी काबिलियत उसके मन में नेगेटिव कर जाएगी. दिमाग में इरेजर लगा ही नहीं है. कोई कहता है ना कि पहले हम डी लर्न कराएंगे. मैं उनसे कई बार पूछता हूँ कि आपको किस थ्योरी से पता लगा कि इस दिमाग में इरेजर का बटन भी लगा. आपको लाइन बड़ी खींचनी पड़ेगी, थक जाओगे. डी लर्न नहीं होता. अच्छा काम बता दीजिए, आदमी खुद ही भूल जाता बुरे काम. बच्चा कॉन्शियस है, आप रीजन हैं, और बाकी सब चीजें रिसोर्स है. उस बच्चे को कुछ होने में आप रीजन बनिए कि मुझे लगता है कि यार इस तरह हो सकता है. उसका पार्टनर बनिए. मैंने कहा था टीचर की परिभाषा क्या है? फैसिलिटेटर, मोटिवेटर, सुपरवाइजर और पार्टनर इन द पॉसिबिलिटी ऑफ चाइल्ड. इस दुनिया में सफल लोग किसी के गुरु नहीं होते. जैसे कहा जाता था ना कि प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे किसका हाथ है? महिला का, औरत का. तो या तो उसकी बीवी होगी या प्रेमिका. अब थ्योरी पता लगी कि प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे कम से कम 10 असफल विचारों का हाथ है, तभी उसका निर्माण होता है. सचिन तेंदुलकर नहीं बना सकते. सुनील गावस्कर का बेटा रोहन गावस्कर एक ही मैच खेला, आज भी इंडिया टीम सेलेक्टर है, नहीं बना सकते.
ये असफल लोग, हम टीचर, मैं कहीं हरियाणा गवर्नमेंट की ट्रेनिंग करा रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि हम सब बच्चों को ये प्रॉमिस करते हैं बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो आईएएस बनोगे, पीसीएस बनोगे, ये बनोगे, और बच्चा घूम के पूछ ले सर आप पढ़े लिखे हो आप क्यों नहीं बने, तो जवाब क्या होगा? तो जवाब ये है कि जिन कारणों से हम नहीं बने वो कारण तुझ में नहीं आने देंगे, बाकी आप। तो टीचर्स के लिए यही कहना होगा कि वो कारण बनो, कि वो कारण जो उसके अंदर गलतियां वो ना आए, बाकी तो लाइफ वो तय कर ही देगा, और डेस्टिनी का भी अपना काम है। सर, मुनी इंटरनेशनल स्कूल के किसी टीचर या किसी बच्चे का एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए, स्टोरी बताइए जहाँ पे उसने कुछ बड़ा अच्छा एक्स्ट्रॉर्डिनरी करा हो। मैं अपने स्कूल में बच्चों को शुरुआती दौर से फाइटर बनाता हूँ। उनके छाती पर एक बैच लगा होता है फाइटर, और चैलेंज उनका फूड होता है, क्योंकि मैं सेना का आदमी हूँ और सेना में 2 बार मैंने टॉप करी से। तो ये मेरा मेरा माइंड सेट है। और मैं टॉप इसलिए नहीं कि भाई मैं ही 2 आदमी लड़े 1 आदमी, नहीं नहीं नहीं, आप फर्स्ट आओ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फर्स्ट आऊंगा ये गारंटी दे रहा हूँ। मैं इस तरह करता था। अब ये जो अपना व्यवहार है, आचरण है, ये बच्चों में आना चाहिए। तो मैंने पूरे स्कूल में फाइटर बैच बनाया। फूड क्या है मेरा? चैलेंज। आप मुझे चैलेंज दो और मैं आपका आंसर दूंगा करके, मुंह से नहीं। इसका नतीजा क्या हुआ? मेरे एक बच्चे ने 3-4 साल पहले सीए का एग्जाम दिया। सीए का रिजल्ट बहुत कम होता है, 2-3% आता है। उसका रिजल्ट आया फेल। वो बोला मैं तो फेल हो ही नहीं सकता, मुनी का लड़का तो फेल हो ही नहीं सकता। उसने रीवैल्यूएशन डलवा दिया। इंडिया में 26 नंबर था। बोर्ड ने माफी मांगी। उसने लेटर भेजा कि मुझे सीए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं तो अपने को टेस्ट करने के लिए मैंने आपका पेपर दिया था, मुझे नहीं चाहिए। उसने नहीं लिया। इंडिया में 26 नंबर था। इतनी बड़ी गलती। होती रहती गलतियां, मगर वो हमारे लिए छोटी चीजें हैं, क्योंकि हम तो विजेता पे। ये छोटी चीज है। मेरे बहुत से बच्चे सीए सीएस बड़े कंपनियों में बड़े बड़े लेवल पर मेन इंटरप्रेन्योर होते हैं। ये हम लोगों के लिए लाइफ, हम तो कि जीते ही चैलेंजर हैं, जीते ही फाइटर हैं, तो चैलेंज हमारी फूड होता है, हम हंसते हैं। आपने प्रॉब्लम बताई, क्योंकि मैंने कहा था ग्रोथ हैबिट में मैंने बच्चों के माइंड सेट में डाला है ऑल प्रॉब्लम्स आर टेस्ट ऑफ योर हिडन पोटेंशियल एंड टैलेंट। इस माइंड सेट के साथ जो 15 साल जो बच्चा पलेगा, आपको लगता है वो चैलेंज का इंतजार करता है, वो चैलेंज के साथ खेलता है। बच्चे, मेरे को छोटी सी घटना याद आती है। हर बच्चा मेरे स्कूल में बीमारी और आगम को पहले जानता है। क्या हुआ, मेडिकल ट्रेनिंग के दौरान एक बच्चे को ब्रेन स्ट्रोक के बारे में सिखाया गया था। 1 महीने बाद उसका घर पहुंचा तो उसके बड़े भाई को अचानक गिर गया। अब उसको हॉस्पिटल ले गए। अच्छी कॉलोनी है। डॉक्टर ने देखा ब्रेन स्ट्रोक का जो अटैक होता है 2-4 मिनट का होता है, 5 मिनट का। बच्चे ने होता देखा था। बच्चा बोला ये ब्रेन स्ट्रोक है। डॉक्टर बोला बेटा ये मैं डॉक्टर हूँ, दवाई लिख दी, घर ले आया। वो बच्चा माना नहीं। बोला पापा इसको आप कुछ सब बुलवा के देखो, ये नहीं बोल पाएगा, इसकी जबान लड़खड़ाएगी। पापा बोले बेटा हम अनपढ़ आदमी है, उतना बड़ा डॉक्टर जिसने दवाई दी है वो बेवकूफ है। तो बोला आप मेरा कहना मानो, ये करके देखो। खैर बच्चा अड़ा रहा, क्योंकि उसको मालूम था ये सत्य, इस पे अड़ा रहा। हमने फाइटर बनाए हैं। अब आप उसको तिलक नगर एरिया में ले गए न्यूरो सर्जन के पास। उसने कहा ये अटैक था, अगर आप 1 घंटा और नहीं आते तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता। अभी इस बच्चे को पैरालाइज होगा, मगर वो जल्दी ठीक हो जाए। 3-4 महीने में बच्चा ठीक। ऐसे में फाइटर पैदा कर। वाह सर, बहुत बच्चे, अभी डायरेक्टर एजुकेशन आई थी हरियाणा सरकार की, बच्चे ने हाथ देखा, तीसरी क्लास के बच्चे ने। उसने कहा मैडम आपके तो लंग्स काम नहीं कर रहे। वो बोली बेटा मैं आईएएस बनने से पहले ना एमबीबीएस थी। तब तो फोर्स का बच्चा बोलता मैडम आपका तो हार्ट भी नहीं कर रहा। वो बोली मैं एमडी हूँ। वो बीमारी बताए, वो रैंक बताए। मुझसे बोली क्यों बोल रहा है? मैंने कहा मैडम ये ठीक बोल रहा है। क्यों? हम 4 लोगों की भर्ती नहीं लेते, मैं तो एक सिपाही रैंक का था। पहला हम कलर बैंड नहीं लेते, दूसरा फ्लैट फुट नहीं लेते, तीसरा नी जर्क, चौथा हम पाम स्वेटर लेते, हथेली में पसीना आता। बोले आपको कैसे पता लगा? मैंने आपको हाथ पूछते हुए देखा था। पहली बात। 12-13 साल पुरानी घटना है। आज भी उनकी दुनिया में एक ही स्कूल बढ़ गया है। आप दुनिया के मंगल की बातें कर रहे हैं, अपना मंगल कब बताएंगे? ये बच्चों की कहानी। हर बच्चा एक जादूगर। लोग आते हैं कहते हैं ना, क्योंकि आधा किलोमीटर अपने घर के चारों तरफ अगर कोई आदमी बीमार पड़ गया, किसी को हार्ट अटैक हुआ और मुनि का बच्चा नहीं बचा पाया, तो उसके नंबर कटने तय हैं। क्योंकि समाज में भागीदारी कब दिखाओगे भाई?
तो हर बच्चे को अपने आधा किलोमीटर घर के चारों तरफ बता के रखना होता है, आंटी मुझे सीपीआर बहुत बढ़िया आता है, मैं रोगों को डायग्नोज अच्छा कर लेता हूँ आंटी, अगर कभी अंधेरे में कोई अचानक जरूरत पड़े मुझे कॉल कर लेगा। ये बच्चों, ये आम बच्चे सब करते हैं। सर, आप दूसरे स्कूल्स को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल देके बता सकते हैं कि कैसे? मैं विश्व भारती अलीगढ़ का स्कूल है, आनंद का स्वामीनारायण स्कूल है, राजकोट के स्कूल हैं, जूनागढ़ के स्कूल हैं, अम्बाला के स्कूल हैं, मैं बच्चों को कॉन्फिडेंस देता हूँ। क्या हुआ, जब ये मेथड बना तो कुछ एनजीओज ने कहा कि क्या पता आप कोई जादू वादू करते हो, कुछ और करते हो, हम चाहते हैं कि इसको आप गवर्नमेंट स्कूल में टेस्ट करो, मगर आप नहीं जाओगे, आपके टीचर जा सकते हैं। तो हमने एसडीएमसी के 3 स्कूल लिए, 2 नजफगढ़ में, एक सुभाष नगर में, नहीं 3 पर्पज के लिए स्कूल लिए थे। इनरोलमेंट नहीं था स्कूलों में, 5-10 बच्चे थे, अटेंडेंस बिल्कुल जीरो होती थी। क्वालिटी एजुकेशन में हमारी कंडीशन थी कि वो थर्ड पार्टी असेसमेंट होगा, ना इधर गवर्नमेंट नोर मी। आप यकीन नहीं मानेंगे, 3 साल में तीनों स्कूलों में बिल्डिंग कैपेसिटी से 3 गुना ज्यादा बच्चे थे, अटेंडेंस 92% चली गई थी, और क्वालिटी एजुकेशन हर बार 12 से ऊपर। सुभाष नगर का 9 नंबर ब्लॉक का स्कूल 45 गोल्ड मेडल लाया करता था, चौकी के बच्चे थे। एक 5वीं के बच्चे, घटना याद आती है, उसने डिप्टी डायरेक्टर को कार्ड दिया, बोले सर ये मेरा विजिटिंग कार्ड। बेचारा अपने हालात जैसे कपड़े पहने हुए थे, वो बोला भाई तू क्या करता है, बोले सर मालिक हूँ। बोला मालिक, तेरी उम्र देखी है? उस बच्चे को हार्ट हो गया, उसने बोला सर मेरे नौकरों की उम्र ठीक है, आप चिंता ना करें। बोले क्या करता है? मैं कोठरियों में ना सर गार्ड और सफाई वाले आदमी प्रोवाइड करता हूँ। आपको क्या लगता है वो सॉफ्टवेयर कंपनी थोड़ी चला सकता है, वो चुग्गी का बच्चा, मगर मालिक बनने का गुण तो उसमें आ गया था। इस तरह के स्कूलों के बहुत सारे एग्जाम्पल पहले एसडीएमसी में हुआ। फिर ये हुआ कि यार इसके स्कूल के टीचर जादू सिखाते हो, तो अमेरिका की ग्रे मैटर कंपनी ने ये कहा कि आप दिल्ली से 125 किलोमीटर दूर स्कूल लीजिए, आप तो जाएंगे नहीं, आपके टीचर भी नहीं जाएंगे, उनके टीचर आएंगे। 1 साल में प्री टेस्ट हुआ, मिड टेस्ट हुआ, फाइनल टेस्ट हुआ, और स्कूल टॉप कर गए इंडिया लेवल। फिर एक और एनजीओ आया, उसने कहा आप नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे उस डिस्ट्रिक्ट में, टीचर भी आपके कभी नहीं जाएंगे, उनके टीचर भी नहीं आएंगे, उनके सिर्फ बच्चे आएंगे। तो पालघर डिस्ट्रिक्ट चुना गया, ट्राइबल बच्चे 10 आए, 12 दिन ट्रेनिंग हुई, उसमें 2 बच्चों ने पूरा पालघर डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, और 30 स्कूल चलाते थे। ऐसे सैकड़ों आदमी, आप यकीन करें हर बच्चा काबिल है, मौका दे के देखे तो सही। वाह, बहुत सही सर। सर, आपने अपने जीवन में किन सबसे बड़ी चुनौतियों या चैलेंजेस का सामना किया है और आगे बढ़े हैं? बेटा चुनौतियों और चैलेंजेस का तो पूछो मत, डर दूसरों पे नहीं था, डर जब अपने लोग जब कमेंट करते थे ना, क्योंकि कहीं भी जंग लड़के घर तो आना ही पड़ता है। जब अपने परिवार के लोग, अपने लोग करते थे तो दर्द ज्यादा होता था। समाज को तो आप जवाब दे सकते थे, मगर जिस परिवार के साथ रहते हैं सबसे पहले उपहास वहीं से शुरू होता है। परिवार बोलता है कि हमने क्या गलतियां कर, परंतु क्योंकि मैं साइलेंट वॉरियर था, मैं मुंह से जवाब नहीं देता था। मेरे माँ बाप, मतलब मैंने आपको बोला कि मेरे एक अंकल ने मेरी माँ से कहा कि भाभी अगर ये 100 रुपए कमा ले तो मैं मूंछ मुड़वा लूं। आप सोचो, मेरी माँ खूब रोई, बोली बेटा क्या करते हो? मैं कहा माँ मैं ये काम नहीं कर सकता जो ये आदमी कह रहा है। इस तरह के पारिवारिक चैलेंज हुए, समाज उपहास करता था। मैं दुबई में काम करता था, लोग पूछते थे क्या करते थे, ऐसा कंटेनर लोड अनलोड करता था, इसलिए कि मेरे परिवार की रोजी रोटी चल जाए, क्योंकि मैं संघर्ष कर रहा हूँ, ये सब्जी वाले को कोई लेना देना नहीं है। जब मुझे यूनेस्को का लेटर मिला तो मेरे पड़ोसी ने पूछा क्या ओपन स्कूल का सेंटर हो गया क्या, क्योंकि यूनेस्को उसको पता ही नहीं था। उसने सोचा ओपन का सेंटर मिल गया इनको। आप सोचो कि आपकी बड़ी से बड़ी जीत को आपका पड़ोसी ऐसे देख रहा होता है। जब मैं मोटरसाइकिल पे स्कूल जाता था तो सामने पेरेंट्स बोलता था, जब ये मालिकी मोटरसाइकिल पे आता तो पेरेंट्स कौन सा कार में आएगा। लोगों के इतने व्यंग, इतनी असहयोग की भावना, क्योंकि ये समाज ना आपकी लेग पुलिंग के लिए, हैंड पुलिंग के लिए नहीं है। अब इसके अंदर अपने को स्थापित करना, मैंने आपसे कहा था मैं सीरियल में इसलिए आया क्योंकि खिड़की से मुझे भगा दिया। मैं एजुकेशन में अपने को चैलेंज करने आया, मैं इसमें ऐसा रास्ता बनाने आया कि दूसरा कोई अशोक कुमार इस पेन के साथ ना जाए। मैं कोई दुनिया में कोई बड़ा करूं ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये करने का आया कि दुनिया में इस दर्द के साथ और अशोक कुमार नहीं आएगा।
ये मेरा पर्पस। बहुत अच्छा सर। सर आपको अपने काम के अलावा क्या करना पसंद है? सिर्फ काम ही करना पसंद है बेटा। काम ही करना पसंद। मैं बिल्कुल मेरे साथ तो मुझे लोग कहते हैं कभी हमारे यहाँ आया करो, कभी हमारे मिलने आओ। मैं कहूँ यही मेरी पत्नी भी मुझे कहती है कभी हमारे घर भी आया करो। पत्नी मुझसे तंग हो जाती है, वो कहती है सवेरे उठता है बंदा किताब में होता है, रात को मैं सोता हूँ, उसको पता है कि उस समय कोई ना कोई किताब पढ़ते वो सो गए होंगे। बेटा मेरी लाइफ का ना मुझे कोई घूमने का शौक नहीं, खाने पीने का नहीं, बेसिक एमिनिटी पूरी हो जाए, खाना पीना कपड़े मिल जाए। मेरा एक ही शौक है कि इस एजुकेशन को हर बच्चे को मुस्कुराता देख लूं, हर बच्चा इस विश्वास के साथ जीता चल दे, वाह क्या बचा है दुनिया में, प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं उन लोगों से बड़ा दुखी होता हूँ जो कहते हैं जिंदगी संघर्ष का नाम है। मैं कहता हूँ ये जिंदगी अगर संघर्ष का नाम है करने क्या आए थे। लोग यहाँ उदाहरण देते हैं कि जब सिकंदर इस दुनिया से जा रहा था तो उसने कहा हाथ बार मेरे बाहर निकाल दो, और ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं कुछ भी लेके नहीं जा रहा। बड़ा गरीब था वो सिकंदर। मैं भी कहूंगा जब मैं जाऊं तो मेरा हाथ बाहर निकाल देना और मेरे हाथ पे लिस्ट लगा देना कितने जीवनों में बदलाव लाया। मैं यहाँ पर दुनिया में सिर्फ लैट्रिन बाथरूम और बच्चे पैदा करने नहीं आया था। इस दुनिया में मेरी भागीदारी ये है, ये लिस्ट लगा देना मेरी, ये मेरी चाहत था। सर सर आपके लाइफ का मोटो और एंड गोल क्या है? ये मेरा लास्ट सवाल है आपसे। मेरा ये है कि दुनिया बम की होली खेले इससे पहले ज्ञान की होली खेल ली जाए। मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं आपको सलाह नहीं दे रहा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि आप मुझे मौका दो, परिवर्तन का रास्ता मैं दूंगा। तेरा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं ये कहता हूं तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें खुशहाल जिंदगी दे दूंगा। ये मैं कहता सर थैंक यू सो हूं। मच। थैंक यू बेटा।